बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर जो परचेज़ ऑफ एसेट 75A जो सेक्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम किस वैल्यू तक हम कैश में जो ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हैं इन केस ऑफ एसेट्स, जैसे जिसमें इमूवेबल एसेट भी शामिल है और अदर एसेट भी शामिल है। अगर हम उस लिमिट के बियॉन्ड जाते हैं और फिर भी कैश में ट्रांजैक्शंस करते हैं तो हमारे लिए क्या मैक्सिमम पेनल्टीज हो सकती हैं। तो दो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर वन, इमूवेबल प्रॉपर्टी और अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जो अदर एसेट्स हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी में वो ये कह रहा है कि जी अगर फेयर मार्केट वैल्यू किसी भी प्रॉपर्टी की 5 मिलियन से ऊपर है तो आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांजेक्शन करनी है। 5 मिलियन से लेस देन है तो आप उसको कैश के थ्रू भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, अदर बैंकिंग चैनल भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमें एक लिमिट दे दी गई है, कैप दे दिया गया है, उससे ऊपर जब भी हम कोई चीज़ परचेज करेंगे, प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो हमने बैंकिंग चैनल के थ्रू आना है। अब तीन चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाली हैं। वो ये है कि एक होता है फेयर मार्केट वैल्यू, जिसको हम ये कहते हैं कि अगर आपका प्लाट है 10 मिलियन का प्लाट है, मैं आपको कहता हूँ जी मैं आपको 10 मिलियन दूंगा, तो ये फेयर मार्केट वैल्यू यानी कि मैक्सिमम कंसिडरेशन जो आपको रिसीव हो रही है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि कुछ केसेस में एफबीआर के जो वैल्यूएशन रेट्स हैं वो भी अवेलेबल है, और कुछ केसेस में जो भी वो जो सूबे की जो प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हैं उनके भी रेट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कहते हैं कि जी 10 मिलियन रेट है, और एफबीआर का जो रेट है वो हम कहते हैं 6 मिलियन है, और जो इसी तरीके से जो प्रोविंशियल अथॉरिटी की इनके स्टैम्प ड्यूटीज़ के मुताबिक जो रेट है वो हम ये कहते हैं 5.5 मिलियन है। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे? तो आम तौर पे ये होता है जो टैक्स पे किया जाता है वो इन दोनों में, इन तीनों का जो वैसे तो जो वेल्थ के अंदर हम लेके जाते हैं, क्योंकि ये 10 मिलियन हमारी कैश से आउट होगा तो हमें ये रिपोर्ट करते हैं, लेकिन जो टैक्स नॉर्मली पे किया जाता है वो इन दोनों में से जो हायर वैल्यू है उसके ऊपर पे किया जाता है, यानी कि 6 मिलियन जो एफबीआर की वैल्यूएशन के रेट है। अब यही चीज़ आपने यहाँ पे चेक करना है कि जो फेयर मार्केट वैल्यू, अगर तो फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि जी मैंने वही अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स पे करना है मेरे लिए वही फेयर मार्केट वैल्यू है, तो फिर आपके लिए हायर वैल्यू कौन सी होगी? 6 मिलियन, जो कि 5 मिलियन से ऊपर है। तो जब ये वैल्यू 5 मिलियन से ऊपर होगी तो हम क्या करेंगे? इसकी पेमेंट किसके थ्रू करेंगे? बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट करेंगे। तो अगर हम बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट नहीं करते तो क्या हमारे लिए लॉस हो सकता है? इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू स्टडी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जी हमारी, जैसे इसी एग्जांपल को हमने कंटिन्यू करते हैं कि हम ये कहते हैं कि हमारा जो प्लॉट है, जो प्रॉपर्टी है ना, वो हमने परचेज की है लेट्स से 6 मिलियन की है जी, के जो एफबीआर के वैल्यूएशन के रेट्स है, और यही चीज़ हमने जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसके अंदर रिपोर्ट कर दी है। यानी कि सेम हम ये कहते हैं कि जी हमारी जो 6 मिलियन ही हमने उसको पे कर दिया है। वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर कोई भी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ए है, उसको हमने 6 मिलियन से रिपोर्ट कर दिया। अब इसकी डेट ऑफ परचेज कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आज की हम डेट ऑफ परचेज लेते हैं कि 8 अक्टूबर को ये परचेज किया गया है, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद, फॉर एग्जांपल 5 साल बाद जाके हम इसको, 6 साल के बाद हम सेल करते हैं, तो 6 साल के बाद जब हम सेल करेंगे तो ऑब्वियसली उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं होगा। हमारी इंटेंशन तो यही है कि इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं होगा। तो हमने जाके लेट्स से 2026 में ये 7 में जाके या 6-8 में जाके हमने सेल की, तो ये प्रॉपर्टी अभी हमने परचेज की है 6 मिलियन की, और उस टाइम जाके जब हम सेल कर रहे हैं तो उस टाइम इसकी जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल वो वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं 10 मिलियन की। तो हमारे पास जो कैपिटल गेन टैक्स आ रहा है वो कितना आएगा? 4 मिलियन। और एज पर स्लैब हम ये कहते हैं कि जी इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि ये बियॉन्ड 4 ईयर, 4 साल के बाद हम सेल कर रहे हैं, तो इस वजह से इसके ऊपर सीजीटी जो टैक्स है वो कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। लेकिन होगा क्या कि जब प्लॉट हमने परचे, अब हमें नहीं पता, हमें किसी ने गाइड नहीं किया या हमें उस टाइम इस चीज़ का इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने क्या किया जी, ट्रांजैक्शन सारी हमारी नॉर्मल है, वेल्थ स्टेटमेंट में सही तरीके से रिपोर्ट हुआ है, पूरे डॉक्यूमेंट्स है, पूरे एविडेंस हैं। 10 मिलियन जब सेल हुआ है, पूरे डॉक्यूमेंट है, पूरे एविडेंस है, सारी चीज़ अवेलेबल है। और 4 मिलियन का जो गेन है इसके ऊपर भी हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट एविडेंस के मुताबिक हमने कैलकुलेट किया। लेकिन हमारी जो ट्रांजैक्शंस का इनपुट था वो सही नहीं था। वो क्या हुआ, सॉरी, हमारी ट्रांजैक्शन का जो इनपुट था वो ठीक नहीं था। वो क्या था कि जी रूल के मुताबिक 75A के मुताबिक अगर 5 मिलियन से ऊपर पेमेंट कर रहे हैं तो हमने वो बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट करनी थी, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे कैश में पेमेंट की हुई है। तो जब हम कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो रूल ये कहता है कि जी मैं, अगर आपने ट्रांजैक्शन कैश में की हुई है, बैंकिंग चैनल को बाईपास किया हुआ है, तो मैं ये जो जितना भी कैपिटल गेन टैक्स है ना, ये आपको एग्जम्प्ट नहीं दूंगा, इसके ऊपर मैं आपको टैक्स चार्ज करूंगा।
क्योंकि आपने इनपुट ही सही नहीं की। मुझे क्या पता आपने 6 मिलियन की परचेज की या 10 की है, बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट नहीं हुई, उसकी रीज़न क्या है। अब अक्सर भाई ये क्वेश्चन करते हैं, अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी हमने परचेज की है 10 मिलियन की और टैक्स हम दे रहे हैं 6 मिलियन के ऊपर। तो याद रखें कि अगर आप ये समझते हैं ना कि मैं सारी की सारी कैश में दे दूंगा, तो यहाँ पे आके आपको क्वेश्चन होगा। इस तरह के अब केसेस आना शुरू हो गए हैं। ये रूल तो काफ़ी पुराना है, लेकिन इसके ऊपर केसेस स्टार्ट हो गए हैं। मतलब ये इससे पहले था कि जी आप कैश में कर सकते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, लेकिन ये 2 साल पहले जो फाइनेंस एक्ट आया उसमें लिमिट लगा दी गई कि कैश में 5 मिलियन तक कैश में कर सकते हैं, इसके ऊपर आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू करना है। तो अब होगा क्या, ये 2 साल पहले का जो रूल फाइनेंस एक्ट में आया हुआ है, इसकी लिमिट जो कैप लग गई है। अब होगा क्या कि आम तौर पे जो क्वेश्चन आते हैं कि जी हम रिटर्न के अंदर 10 मिलियन शो करें जो एक्चुअल में पे हुआ है, या 6 करें। तो अगर तो आपने 10 मिलियन बैंकिंग चैनल के थ्रू पे किया है, ठीक है, और 6 मिलियन के ऊपर आपने टैक्स दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका गेन या लॉस कैलकुलेट होगा वो तो इसके ऊपर कैलकुलेट होगा, टैक्स हालांकि आपने इसके ऊपर पे किया हुआ है। तो इसके ऊपर भी एक फर्दर डिस्कशन है, वो ये है कि देखिए रूल ये कहता है कि एफबीआर ये कहता है कि जी मुझे आपने टैक्स देना है, मेरी मिनिमम जो रेट है वो ये वाले हैं, वो हम उस मिनिमम रेट के मुताबिक टैक्स दे रहे हैं, और हमने रिपोर्ट कर दिया 10 मिलियन से। हाँ, दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर 6 मिलियन हमने बैंकिंग चैनल के थ्रू पे कर दिया और 4 मिलियन कैश के थ्रू पे कर दिया, और आप ये कहते हैं कि जी मैं इसको कम से कम रखूं और मैं कैश नहीं शो करना चाहता, ओके, रूल के तो अगेंस्ट है और क्राइम भी है, लेकिन आप अगर अपने कैश को ज़्यादा रखना चाह रहे हैं तो आप 6 मिलियन से रिपोर्ट कर दें। लेकिन इसका बेनिफिट भी है, वो क्या है कि आपने 6 मिलियन की परचेज की, ठीक है, और 10 मिलियन की जनाब आप सेल कर रहे हैं, यानी कि एक्चुअल में जो वैल्यू है वो 10 मिलियन की है। एफबीआर का जो टैक्स आपने दिया है वो 6 मिलियन पे दिया है, एक्चुअल में कितना है 10 मिलियन की। अब होगा क्या है कि जब आप जाके सेल करते हैं, तो वो वैल्यू सेल फॉर एग्जांपल जो अगली पार्टी है वो ये कहती है जी मैं आपको सारी की सारी अमाउंट जो है वो चेक के थ्रू दूंगा, क्योंकि उसने भी अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट करना, हो सकता है उसको पता हो कि जी मैं अगर कैश में दूंगा तो मेरा कल को जो टैक्स है वो सीजीटी जो है वो टैक्सीबल आ जाएगा, सारे के सारा जो टैक्स लग जाएगा। वो आपको कहता है जी मैं आपको सारे के सारे किसके थ्रू दूंगा, बैंकिंग चैनल के। तो अब ये 10 मिलियन को आप कंपेयर करेंगे किसके साथ, 6 के साथ, तो फिर आपका गेन या लॉस आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने आज ही जब यानी कि जब परचेज की है वहीं पे ही जो एक्चुअल पेमेंट की हुई है उसके मुताबिक शो कर लेंगे, तो आपका गेन और लॉस हो सकता है कम हो। क्यों कम हो कि एक्चुअल में आपकी वैल्यू ज़्यादा है और यहाँ पे भी आप एक्चुअल रिसीव कर रहे हैं, लेकिन इस केस में उल्टी हुआ है कि एक्चुअल आप रिसीव एक्चुअल कर रहे हैं लेकिन रिपोर्ट आपने कम किया हुआ है, तो इसकी वजह से आपका गेन या लॉस वो ज़्यादा हो सकता है। खैर ये एक डिफरेंट डिबेट है, इसके ऊपर हमने 2-3 लेक्चर भी देखे हुए हैं और फर्दर हम इसके ऊपर भी क्लैरिटी ले लेंगे जब इन फ्यूचर में एक मेरा प्लान है कि इसके ऊपर डिटेल हम लेक्चर बनाएं कि किस प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन के लिए हमने किस पे रिपोर्ट करना है और उसके क्या क्या बेनिफिट है और क्या पेनल्टीज है। अच्छा, अब हम आते हैं कि जी आप इस स्टेज पे हैं, बिल्कुल फ्री है कि जी मैं तो जनाब कैपिटल गेन की जो लिमिट है उसके बाहर सेल कर रहा हूँ, 4 साल 5 साल के बाद सेल कर रहा हूँ, मुझे तो कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ऑर्डर निकल, ठीक है, अब कैपिटल गेन के लिए जब आप डॉक्यूमेंट या रिटर्न में ऑर्डर निकलता है वो आपसे कहता है जी ठीक है मुझे डॉक्यूमेंट ला के दें। तो जब आप इस स्टेज पे आएंगे, ये देखें जी मैंने बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट नहीं की यहाँ पे, तो वो सारे का सारा क्या करेगा, ऐड बैक कर लेगा और इस 4 मिलियन के ऊपर जो मैक्सिमम स्लैब है वो अप्लाई किया जाएगा, ये याद रखें, ठीक है। मैक्सिमम स्लैब अप्लाई करके वो आपसे टैक्स ले लेंगे। आपके जेहन में है कि जी भाई टैक्स नहीं है, लेकिन एक्चुअल में आपको टैक्स पड़ जाएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि 5 मिलियन से ऊपर जो ट्रांजेक्शन है, काफ़ी डिस्कशन हम कर चुके हैं कि इस ट्रांजैक्शन को आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू मेक श्योर करना है। ये बड़ा टेक्निकल और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नॉर्मली लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन ये इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है। इसके ऊपर अच्छा खासा टैक्स पड़ेगा और मैक्सिमम स्लैब के मुताबिक जो टैक्स है हमें पड़ सकता है। तो 5 मिलियन के ऊपर आपको 1 मिलियन का टैक्स पड़ जाए तो आपका सारे का सारा बेनिफिट जो है वो फारग हो सकता है। इस वजह से आप इसको प्रॉपर्टी बाइंग के टाइम पे मेक श्योर कर लें। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बिजनेस में, इवन जब आप बिजनेस में मैनेज कर रहे होते हैं तो उस टाइम ये काफ़ी टेक्निकल और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तकरीबन सब बिजनेस में यूज़ होता है। इसको भी हम देख लेते हैं कि दूसरा वो कहता है कि जी अदर एसेट में कोई भी एसेट है जिसकी अमोर्टाइजेशन हमने करनी है या डेप्रिसिएशन लेनी है। तो अगर आपने लेस देन 1 मिलियन परचेज कर रहे हैं, ओके अलाउ कर रहा है, आप कैश के थ्रू कर लें, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर आप बैंकिंग चैनल
के मुताबिक यूज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो आप बैंकिंग चैनल के मुताबिक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप किसी वजह से कहते हैं नहीं जी हमने इसके मुताबिक नहीं करना, हम कैश में पे करना है, तो हमें अलाउ कर रहा है कि जी आप कर लें, जैसे उसने प्रॉपर्टी की कैप दे दी है। लेकिन 1 मिलियन से ऊपर ट्रांज़ैक्शन होगी तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा। अगर आप करते हैं 1 मिलियन से ऊपर ट्रांज़ैक्शन जो कि कैश में आप कर रहे हैं, तो उसका क्या लॉस हो सकता है वो भी ये देखिएगा कि एक इसी बिज़नेस का आपने कोई एसेट परचेज़ किया है जिसमें 1 मिलियन से ऊपर जो ट्रांज़ैक्शन है ना वो आपने कैश में कर दी है। अब वो क्या करता है जी, सेल आप शो कर रहे हैं एट द एंड जाके, अब पेनल्टी क्या है वो हम डिस्कस करने लगे हैं कि 1 मिलियन की आपकी सेल, आप कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल मेरा 4,50,000 है और मेरा जीपी आ गया 50,000, कुछ सैलरी है 50,000 की, एडमिन एक्सपेंसेस है और ये आती है डेप्रिसिएशन, क्योंकि जो एसेट आपने परचेज़ किया है, फॉर एग्जांपल वो आपने कोई प्लांट परचेज़ किया है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई है 50,000, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपने कहा जी 3,80,000 है। अब ये चूंकि 4 लाख से कम है तो इसी में सैलरी से स्लैब रेट है जो टैक्स के वो अप्लाई नहीं होंगे, तो कोई टैक्स नहीं है, आपने रिटर्न फाइल कर दी। ठीक है, ये हम छोटी सी एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन बड़े बिजनेस में, बड़े सेटअप में इससे ज़्यादा ऑब्वियसली जो है डेप्रिसिएशन है इससे कहीं ज़्यादा होती है। लेकिन वो ये कहता है जी ठीक है, आपने जो डेप्रिसिएशन जो चार्ज की है, ये हम एज्यूम करते हैं ये टैक्स डेप्रिसिएशन रेट है, काउंटिंग नहीं है। आपने हमने देखा होगा प्रॉपर क्लासेस में भी कि जब हम टैक्स डेप्रिसिएशन और काउंटिंग डेप्रिसिएशन के रेट में डिफरेंस होता है तो हम काउंटिंग डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करते हैं और टैक्स डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, तो ये एक्चुअल में टैक्स डेप्रिसिएशन है। उन्होंने हर वो चीज़, ये एक चीज़ याद रखें कि हर वो चीज़ जो प्रॉफिट से माइनस हो रही है पर इनके प्रॉफिट से निकल रही है, उसके ऊपर जो विदहोल्डिंग टैक्स है उन्होंने आपसे लाजमी चार्ज करना है। अब हुआ ये कि हमने तो कहा जी टैक्स ज़ीरो है, नील टैक्स है, कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जब जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो प्रॉफिट से माइनस होगी उसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स उन्होंने लाजमी चेक करना है, प्लस जो दूसरे एप्लीकेबल सेक्शंस हैं वो भी देखेंगे। तो इसके ऊपर दो चीज़ें वो चेक करेंगे, क्या परचेज करते हुए आपने विदहोल्डिंग टैक्स प्रॉपर डिडक्ट किया है, जो जो सेल टैक्स है विदहेल्ड है वो प्रॉपर किया हुआ है। अगर वो रूल के मुताबिक नहीं चार्ज करना था तो फिर आपने रूल के मुताबिक, यानी कि जो भी रूल्स थे सेल टैक्स विदहेल्ड के या विदहोल्डिंग के, क्या आपने फॉलो किए हुए हैं। दूसरा रूल क्या आता है कि जी 75A कहता है कि सारी ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के थ्रू होनी चाहिए, क्योंकि 1 मिलियन से ऊपर एसेट है, तो क्या आपने रूल फॉलो किया है। तो अगर आपने ये दो किए हुए और ये फॉलो नहीं किया तो क्या होगा, इस डेप्रिसिएशन को वो ऐड बैक कर देगा जो कि प्रॉफिट से भी माइनस हो रही है। तो पहले प्रॉफिट जब हमने माइनस करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट आ रहा था 3,80,000, तो वो क्या करेगा, कहता है जी आपने 75A को फॉलो नहीं किया तो मैं इस 50,000 को ऐड बैक कर रहा हूँ। तो जब उन्होंने ऐड बैक किया तो जो प्रॉफिट रिवाइज प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा 4,30,000। अब 4,30,000 चूंकि 4 लाख से ऊपर है तो उसके ऊपर आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो चीज़ है, ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपके जो सारे के सारे अकाउंट्स हैं, सारी की सारी रिटर्न है वो चेंज हो सकती है। यानी कि आप पहले कोई प्रॉफिट में नहीं थे, अब आप प्रॉफिट में आ गए और उस प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर ये सेटअप बड़ा है और आपने इस रूल को फॉलो नहीं किया और एक ही बार कुछ 100-150 मिलियन का प्लांट परचेज कर लिया है और कैश की पेमेंट कर दी है, डेप्रिसिएशन ले ली है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके ऊपर आपके ऊपर कितनी पेनल्टीज पड़ सकती हैं। तो इस वजह से ये छोटी चीज़ें नहीं है, कोई भी रूल है, कोई भी चीज़ है जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेती हैं, मैंने हमेशा ये चीज़ हमने डिस्कस की है कि कोई भी चीज़ है उसको आप हर एंगल से देखें कि इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो अप्लाई होती है हम इग्नोर कर रहे हैं, स्पेशली जब आप एसेट परचेज कर रहे हो, क्योंकि इसका फॉर लॉन्ग टर्म यूज़ होता है। लॉन्ग टर्म चीज़ जैसे कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म है, आप जेल में बिठा के बैठे हुए हैं कि मैं उस लिमिट के बियॉन्ड सेल करूंगा मुझे टैक्स नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में आपको पड़ जाएगा क्योंकि इनपुट ही ठीक नहीं हुआ, इनपुट पे रूल ही फॉलो नहीं हुआ, कैश में पेमेंट हो गई है। इसी तरीके से हर साल डेप्रिसिएशन का क्रेडिट ले रहे हैं, तो जब वो कहेगा जी अच्छा ये आपने पेमेंट कैसे की है, मुझे ज़रा पेमेंट की वेरिफिकेशन करवाएं, तो पता चले आपने कैश पे किया हुआ है, तो वहीं पे भी आपकी सारी की सारी डेप्रिसिएशन चाहे वो 5 साल की है सारी की सारी एड बैक कर दी जाएगी। तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये 1 साल की सिनेरियो है, अगर 3-4 साल बाद आपका ऑर्डर निकलता है तो वो शुरू से लेके हर साल में उसको ऐड करके आपसे टैक्स चार्ज कर सकता है। तो लिहाजा आपने चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये याद रखनी है कि जब भी कोई चीज़ परचेज करनी है कितनी लिमिट तक हम कैश में कर सकते हैं, किससे उससे बियॉन्ड निकलेंगे तो हमने किस तरीके से पेमेंट करनी है, अगर नहीं फॉलो करते तो क्या मैक्सिमम पेनल्टीज है। अगर आप खुद परचेज कर रहे हैं या आपका कोई क्लाइंट है या आपका कोई दोस्त है तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई इसका ये रिस्क है, अगर आपने नहीं करना तो ये रिस्क आपको बेयर करना पड़ेगा। इससे ये होगा ये कि अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट पे ही क्लियर होगी और जो भी इस चीज़ को बाय कर रहा है वो रिस्क ले रहा है, उसको पता हो कि मैं ये चीज़ का रिस्क ले रहा हूँ और मैं इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल हूँ। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो मेंशन कीजिए ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।